अस्सलाम वालेकुम। सब रंग डिजिटल में खुश आमदीद। मैं हूं इमरान और आज हमारी सब रंग डिजिटल की ट्रैवल सीरीज़ में एक और मेहमान हैं हमारे साथ और उनका नाम है मिस्टर हारिस फारूक। आप पिछले 20 साल से कैलगरी में मुकीम हैं और इसके अलावा तकरीबन मोर देन 10 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस है इनका इमिग्रेशन मैटर्स में। इधर जितने भी इमिग्रेंट सोसाइटीज़ हैं और इमिग्रेंट इंडिविजुअल्स जो हैं उनकी ये हेल्प करते हैं। इवन अगर वो पाकिस्तान में हैं, अगर वो कनाडा में हैं, इंडिया में हैं, तो उनके केसेस, उनकी फाइल्स या उनको हेल्प आउट करते हैं उनके पेपर्स बनवाने में। पेपर्स बनवाने से जब मैं कह रहा हूँ तो इसका मतलब यह है कि लीगल पेपर्स बनवाने में, इसको कहीं दूसरे उसमें आपने नहीं लेना। ठीक है, तो ट्रैवल सीरीज की ये दूसरी सब रंग डिजिटल के प्लेटफॉर्म से एपिसोड है और हमारे साथ हैं हारिस फारूक साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। कैसे इमरान साहब, ठीक हैं, खैरियत से? जी मैं बिल्कुल ठीक ठाक और आपको भी खुश आमदीद। थैंक यू वेरी मच। क्या हाल है आपके? मैं ठीक हूँ, बहुत शुक्रिया, आपने बड़ा अच्छा तारुफ कराया, तो मैं बिल्कुल खैरियत से। अगेन आपका भी शुक्रिया टाइम देने का। इससे पहले कि हम सेशन स्टार्ट करें कि बहुत सी रिक्वेस्ट आई थी हमारे व्यूअर्स की तरफ से, दोस्तों की तरफ से कि भाई हमें इंफॉर्मेशन आप प्रोवाइड कीजिए रिगार्डिंग इमिग्रेशन। उसके अंदर विजिट भी आ जाता है, स्टडी भी आ जाता है, इमिग्रेशन भी आ जाता है, सब आ जाता है। तो ये प्योरली मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आप लोगों तक एक फर्स्ट हैंड और ट्रू नॉलेज जो है वो ट्रांसफॉर्म की जाए। इसमें सब रंग डिजिटल यूट्यूब का चैनल है, इसमें हमारा अपना कोई फाइनेंशियल इंटरेस्ट नहीं है और ये हारिस भाई की एक मेहरबानी है कि उन्होंने टाइम दिया है और इसमें हम ये भी कह सकते हैं कि कोई पेड प्रमोशन नहीं है। इट्स जस्ट ओनली अ प्योर इंफॉर्मेटिव सेशन फॉर यू पीपल। एक सेशन मैंने पहले भी रिकॉर्ड किया है और दैट वाज रिगार्डिंग स्टडीज। अब ये दूसरा सेशन है मेरा और इसमें जो है हम विजिट वीज़ा जो है उससे कवर करेंगे और विजिट वीज़ा के अंदर कौन कौन सी चीज़ें हैं विजिट वीज़ा की के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन पास ऑन करेंगे अपने व्यूवर्स को। उसके बाद मैं वक्तन फवक्तन ये भी बताता जाऊंगा कि अगर आप लोग हारिस फारूक साहब को कांटेक्ट करना चाहते हैं, इनकी फर्म को कांटेक्ट करना चाहते हैं, तो इनका एड्रेस, इनका नंबर, इनका ईमेल एड्रेस वो मैं स्क्रीन पे भी डाल दूंगा और इसके बाद डिस्क्रिप्शन में भी होगा। तो आप यू कैन फील फ्री, यू आर जस्ट फील फ्री टू कांटेक्ट मिस्टर हारिस इफ यू वांट टू। पहला क्वेश्चन मेरा ये है कि विजिट वीजा क्या है और इसके पर्पस क्या क्या होते हैं? जी, ये बहुत अच्छा सवाल है आपने किया। विजिट वीज़ा जो कनाडा का है, जब हम कैनेडियन इमिग्रेशन से डील करते हैं तो इसको टेक्निकल टर्म में जो इमिग्रेशन कनाडा TRV बोलता है, टेम्परेरी रेजिडेंट वीज़ा। यानी आप टेम्परेरी तौर पर आ रहे हैं, मुस्तकिल सुकूनत के लिए नहीं आ रहे, वक्ती सुकूनत के लिए आ रहे हैं। वो 6 माह हो सकती है, चंद उससे कम हो सकती है, साल हो सकती है, ठीक है। तो उसको विजिटर वीज़ा कहते हैं। विजिटर वीज़ा में अगर आप जाएं तो फिर बुनियादी तौर पे इसकी आगे डिफरेंट शेप्स हो सकती हैं। हो सकता है आपके सगे बहन भाई रहते हो, तो वो आप उस अगर विजिटर वीज़ा में आपका केस बनाएंगे तो वो फैमिली विजिट हम बनाएंगे, हम रिलेशनशिप वगैरह प्रूव करके बताएंगे। फिर हो सकता है कि आप एज अ टूरिस्ट आना चाह रहे हो, आप दुनिया के दीगर ममालिक में घूम चुके हो, तो उसमें अगर आप टूरिस्ट के तौर पे आएंगे तो हो सकता है आपकी होटल बुकिंग वगैरह हो और कुछ मकामात की आप निशानदही करेंगे, जैसे नियाग्रा फॉल्स है, जैसे कि बैंफ है, जस्पर है, या कि वैंकूवर की कुछ अट्रैक्शंस हैं। तो उसमें फिर होटल बुकिंग वगैरह होगी। तो ये बुनियादी तौर पर टेम्परेरी होता है, आर्जी तौर पर। तो इसमें जो आपने कहा है कि एक तो टूरिज्म के लिए आ सकता है बंदा, दूसरा फैमिली और फ्रेंड्स को विजिट करने के लिए आ सकता है, तीसरा कोई बिजनेस विजिट वीजा भी होता है। बिजनेस विजिट वीजा भी होता है। बिजनेस विजिट वीजा में ये होता है ना कि आपकी किसी किसी कनेडियन फर्म के साथ आपने मीटिंग करनी है। सपोज कोई प्रोडक्ट आप खरीदना चाहते हैं या उनको बेचना चाहते हैं, या आपकी एग्जिस्टिंग बिजनेस पार्टनरशिप उनके साथ चल रही है, तो देर आर फ्यू थिंग्स विच यू वांट टू डिस्कस इन पर्सन, या आपने कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन करना है, या आपके यहाँ पे कोई इंडस्ट्रियल एग्जीबिशन चल रही है, उसमें आपने पार्टिसिपेट करना है, तो उस चीज के लिए आपको फिजिकली आना पड़ता है। तो वो उसमें यू आर राइट, वो फिर बिजनेस विजिट वीजा होता है। और उसकी भी नौयत, जैसे मैंने पहले अर्ज किया, आर्जी ही होती है और टेम्परेरी ही होती है कि आप आए, विजिट किया और उसके बाद आपने वापस चले जाना होता है।
अच्छा, जब ये आप टेम्परेरी कह रहे हैं तो इट मीन्स लाइक अगर कोई विजिट वीजा पर इधर आता है तो उसकी एक स्पेसिफाइड टेन्योर है कि उसके लिए ये स्टे कर सकता है और उसके बाद नहीं कर सकता? जी बिल्कुल। टेम्परेरी से मेरी मुराद ये है कि हमारे एक बड़ा मिसकंसेप्शन होती है, पता कहते नहीं मेरा अमेरिका का वीजा लग गया, हम सिर्फ जी, ये वर्ड यूज सुनेंगे कि जी मेरा यूएसए का वीजा लग गया, ठीक है, या मेरा कुवैत जी, का वीजा लग गया, बट यू नीड टू नो कि भाई किस नौयत का है, क्या वो आपको टेम्परेरी है, विजिट का है, वर्क का है, परमानेंट रेजिडेंस का है, किस चीज का है, ठीक यू नो। तो जो आपने क्वेश्चन किया ना कि कितनी उसकी ड्यूरेशन होती है, स्टैंडर्ड ड्यूरेशन कनाडा में अगर आपका टीआरवी लगा है तो 6 मंथ्स होती है। मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। मसलन मैंने जी, वीजा अप्लाई किया, मुझे उन्होंने 3 साल का मेरा स्टिकर जो उन्होंने प्रिंट किया उस पर उन्होंने लिख दिया कि जी 2025 से लेके 2029 तक या 2028 तक। अब उसकी वैलिडिटी तो 2, 3 या 4 साल है, लेकिन उस 2, 3, 4 साल के अरसे में बिफोर इट्स एक्सपायरी जब कभी भी मैं कनाडा में ट्रैवल करूंगा, यहाँ पे आके मैं 6 माह क्याम कर सकता हूँ। अगर मुझे, जो कि जेनेरिक है, अगर मुझे 6 माह से ज्यादा क्याम करना है तो फिर मुझे उसकी एक्सटेंशन अप्लाई करना होगी। और उसके लिए ना तो वो स्टिकर लगाते हैं जब आप एंटर होते हैं, एक होता है ना हम सोचते हैं कि यार उसने स्टैंप लगा दी, मसलन मैं 1 अप्रैल को एंटर हुआ, वो 1 अप्रैल की स्टैंप लगाएगा, या मुझे कहेगा कि भाई तुम 1 अप्रैल को एंटर हुए तो फलां तारीख को 6 माह के बाद तुमने एग्जिट करना है। दे विल नॉट पुट एनी स्टैंप, दिस इज माई रिस्पॉन्सिबिलिटी, मैं एंटर हुआ, क्योंकि यहाँ पे सारा सिस्टम इलेक्ट्रॉनिक्स का है। आप आए, आपने आके अपना जब पासपोर्ट स्कैन किया तो यू गॉट इनटू देयर इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड कि जी ये आदमी 1 अप्रैल को एंटर हो गया। तो 6 माह का होता है जी स्टैंडर्ड। और अगर बढ़ाना चाहें तो फिर बिफोर द एक्सपायरी ऑफ 6 मंथ्स हमें एक्सटेंशन अप्लाई करना होती है। अगर वो 6 मंथ गुजर गए तो फिर वो हम एक्सटेंशन नहीं अप्लाई कर सकते, फिर हमने गॉट इट, वायोलेट कर दिया, इमिग्रेशन लॉ को वायोलेट कर दिया, ओवरस्टे कर दिया, ठीक है। गॉट इट। तो जहाँ तक मैं अगर अपने जो मैं समझाऊँ उसका मतलब ये है कि विजिट वीज़ा कोई भी किस्म किसी भी किस्म का हो, वो आपको एक सर्टेन पीरियड के लिए मिलता है। उसमें जो है वो 2 साल का भी मिल सकता है, 3 साल का भी मिल सकता है, 5 साल का भी मिल सकता है। लेकिन उस 5 साल का मतलब ये नहीं है कि आप 5 साल के लिए कंटिन्यूअसली उस कंट्री में रह सकते हो। दुरुस्त, आपके रहने की जो परमिसिबल एक ड्यूरेशन है वो 6 महीने ही है। मैंने एग्जैक्टली, सही कहा? बिल्कुल दुरुस्त कहा आपने। ये हम ये इन चीजों को मिक्स कर देते हैं, हम कहते हैं यार स्टिकर के ऊपर तो लिखा हुआ है 2025। नो, उसने आपको जी, जी। कहा था कि मैंने आपको वीजा अगर दिया 2021 में और वैलिड है 2025 तक, तो इन राइट, 5 सालों में या 4 सालों में जब कभी भी आप ट्रेवल करेंगे, यू कैन कम इन टू कैनेडा ड्यूरिंग दी वैलिडिटी। ये वैलिडिटी वैलिड रहा ना 25 तक, जी, जी। इसकी वैलिडिटी में आप जब कभी भी ट्रेवल करेंगे आप 6 माह रुक सकते हैं। ठीक है। ये भी जो हारिस भाई ने अभी बताया है तो इसमें ये है कि डेढ़ सियाने बनने की कोशिश ना कीजिएगा कि जब आप इधर एंटर होते हैं तो वो आपके पासपोर्ट पे कोई स्टैंप नहीं होती एंट्री की। तो अपने आप को जो है ना वो ओवर स्मार्ट समझ लें कि भई इनको तो पता ही नहीं है मैं कब एंटर हुआ हूँ और क्या नहीं हुआ हूँ। जैसे ही आप एंटर होंगे तो इलेक्ट्रॉनिकली आपका डेटा जो है वो एंटर हो जाएगा और उनके सिस्टम में वो रिकॉर्ड हो जाएगा। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपनी दानिश में तो सोचते फिरें कि स्टैंप लगी नहीं है तो जनाब मैं इधर जो है ना 2-3 साल गुज़ार लूँ। इमरान भाई, ये आपने बड़ी अच्छी बात की कि ये सारा सिस्टम इलेक्ट्रॉनिक्स पर इस हद तक जा चुका है। मैं आपको मिसाल देता हूँ ऑस्ट्रेलिया की। जी, जी। ऑस्ट्रेलिया आपको विजिटर वीजा इशू करके स्टिकर नहीं लगाता, राइट, दे गिव यू अ लेटर। आप टिकट जब खरीदते हैं तो दे गेट द मैसेज कि जी मिस्टर XYZ ने टिकट ले लिया एंड ही इज एंटरिंग ऑस्ट्रेलिया, और इलेक्ट्रॉनिकली उनको पता होता है कि ही हैज अ परमिशन टू एंटर, दे लेट यू बोर्ड। यहाँ पे भी ये होता है, लेकिन ये तो स्टिकर खैर लगाते हैं। मैं आपको इलेक्ट्रॉनिक्स की मिसाल दे रहा हूँ कि वर्ल्ड हैज प्रोग्रेस दैट मच। एक इसी के साथ जो पहले हमने ये पर्पस जो एक्सप्लोर कर रहे हैं, तो इसमें विजिट वीज़ा का वैसे वो क्या ये जो वीज़ा ऑफिसर होता है उसकी मर्ज़ी पर है कि वो आपको 2 साल का दे दे, 3 साल का दे दे, 4 साल का दे दे या 5 साल का दे दे या इसके लिए कोई पैरामीटर्स हैं या कोई रूल्स हैं? वो किस बहुत तरह ये ये बहुत अच्छा सवाल किया आपने। देखिए, मैं मतलब हमें तो उम्र गुजर गई इमिग्रेशन में। जी, जी। तो अब अगर हम देखें ना तो वीजा, अगर हम देखें कि ऑफिसर की पावर्स,
तो विजिट वीजा में ऑफिसर की पावर्स मैक्सिमम होती है, ही हैज लॉट्स ऑफ डिस्क्रिशन, जिसको उर्दू में लफ्ज कहते हैं ना सवाबदीद, या उसके पास बहुत ज्यादा इख्तियार होता है। हम लोग कंप्लेन करते हैं कि यार इस आदमी की फाइनेंशियल सिचुएशन बड़ी थी, बड़ा अमीर था और इसको इन्होंने रिजेक्ट कर दिया और इस आदमी के ब्लैंक पे इसने लगा दिया, तो वो रीजन होती है। बिकॉज ऑफिसर के पास जब केस गया, आपकी फाइनेंशियल्स गई, चीजें गई, उसने देखा, ही और शी गेट्स कन्विंस्ड और उसने वीजा दे दिया। लेकिन एक आदमी जो बहुत अमीर है, उसने सोचा कि नो, ही विल नॉट कम बैक, ही इज नॉट द लेजिटिमेट ट्रैवलर। अगर ये कह रहा है कि मेरा टेम्परेरी स्टे है, बट हिज स्टे इज नॉट ऑफ अ टेम्परेरी नेचर, ये रुकना चाह रहा है, कोई कुछ किसी चक्कर में है, तो दे डू नॉट ग्रांट हिम। तो डिस्क्रिशनरी या सवाबदीद इस हद तक होती है, चाहे वो आपको 2 साल का दे, साल का दे या 10 साल। अभी पेरेंट्स को 10 साल का विजिटर वीजा दे देता है, तो ये सारी की सारी सवाबदीदी होती है। अब उसने ये डिसीजन किस पे लिया? जो आपने सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स लगाए थे, आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन क्या थी, आप किस एज ग्रुप में हैं, किस कंट्री ऑफ ओरिजिन से आप आ रहे हैं, राइट? उनके पास पूरा डेटा होता है। अभी इस कंट्री से आने वाले वापस टाइम पे चले जाते हैं, और या इसकी कितनी स्ट्रॉन्ग टाइज हैं अपने होम कंट्री के साथ, ही विल गो बैक, या इसकी स्ट्रॉन्ग टाइज अपने होम कंट्री के साथ नहीं है, ही इज लाइकली टू स्टे इन कनाडा। तो ये सारी उसी ने सवाबदीद करनी थी, यू कैंट चैलेंज हिम। कुछ वीजाज हैं, जैसे देखिए हम स्पाउसल वीजा अप्लाई करते हैं, कोई शादी होती है तो अपनी बीवी को लेकर आता है, उसमें देयर इज अ लॉ, उसको हम सेटिस्फाई करेंगे, उसकी सवाबदीद खत्म, दे हैव टू ग्रांट। नहीं करेगा, हम अपील में लेके जाएंगे, और वी मेक श्योर, क्योंकि मैं अपना बताता हूँ, हमारे स्पाउसल और इस तरह की वीजों में हमारा 100% सक्सेस होता है। क्यों? हम केस उठाते ही वो है जिसकी सारी चीजें हमें पता होता है कि ये लेजिटिमेट है, उसको हम फाइट कर सकते हैं, इसको हम ले सकते हैं। तो जो लेजिट हो, मतलब यस एब्सोल्युटली, उसमें उसकी डिस्क्रिशन नहीं होती नहीं है। मैं कहूँ मिनिमम, वो भी लफ्ज गलत है, होती नहीं है। दे हैव टू ग्रांट यू इफ यू आर एबल टू प्रूव इट, बट इसमें लाख प्रूव कर लें, इफ ही और शी थिंक्स कि भाई ये बंदा वापस नहीं जाने लगा, दे वोंट ग्रांट। अच्छा सर, इसके लिए मुझे ये भी बता दीजिए कि इसकी प्री रिक्विजिट्स क्या है, एलिजिबिलिटी क्या है टू अप्लाई फॉर अ विजिट वीजा? सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है वो ये है कि आपकी स्ट्रॉन्ग टाइज होनी चाहिए होम कंट्री के साथ। मसलन मैं अपनी मिसाल देता हूँ, चले मैं एक 40 साल का आदमी हूँ मैं जी, आई कम फ्रॉम मे बी बांग्लादेश और पाकिस्तान और मे बी और एनी अदर कंट्री। अब मेरी स्ट्रॉन्ग टाइज क्या है? आई ओन प्रॉपर्टी, आई हैव अ वेरी डिसेंट जॉब विच आई एम एबल टू प्रूव डॉक्यूमेंट के थ्रू, ठीक है? मेरी बैंक में बहुत अच्छे पैसे पड़े हुए हैं, मेरी और कई इन्वेस्टमेंट्स हैं जिसमें से कि मेरे एसेट्स हैं जिसमें मुझे पैसे मिलते हैं। मैं पहले भी कई कंट्रीज को ट्रैवल कर चुका हूँ और मैं टाइम पे वापस आ जाता हूँ। मैं यूके भी गया, मैं अमेरिका भी गया, मैं जर्मनी भी गया, मैं टाइम पे वापस आ गया। अब ये अगर मेरी कैफियत है, तो ये जो मेरी स्ट्रॉन्ग टाइज टू होम कंट्री है, आई एम एबल टू प्रूव इट टू द ऑफिसर। तो वो उस पर देखेगा कि ये बंदा कह रहा है कि मैं विजिट करने आ रहा हूँ और मैं वापस जाऊंगा, तो ये सच ही कह रहा है। क्यों? बाकी कंट्री से भी वापस चला गया। ए, बी, he has lots of money in this bank, he has a decent job, he owns property, he has family ties, उसका बीवी बच्चा में भी बैक होम हो, और वो it's not reasonable for him to leave them alone और आके जी वो आपके कनाडा में आके बैठ जाए। तो ये फिर स्ट्रॉन्ग टाइज हमने प्रूव कर ली, वो हमें वीजा दे देगा। एक क्वेश्चन मेरा इसमें ये भी ले लें, अगर कोई जॉब ना कर रहा हो, जिसका कोई बिजनेस हो, तो बिजनेस में फिर देखिए, बिजनेस को प्रूव करने के और तरीके हैं। एक बंदा है जो कि बिजनेस कर रहा है, वो चेंबर ऑफ कॉमर्स का भी मेंबर हो सकता है, वो उनकी लोकल एक और ऑर्गेनाइजेशंस होती है ट्रेड की, उनका भी मेंबर हो सकता है। फिर उसके पास मे बी एक्सपोर्ट इंपोर्ट का लाइसेंस हो, ये डॉक्यूमेंट्स हैं। फिर उसके पास कंपनी ओनरशिप हो, जैसे आप बिजनेस का आपने कहा, फैक्ट्री है, वो कुछ चीजें प्रोड्यूस करता है, ही इज एबल टू प्रूव कि जी मैं आई ओन दिस प्रॉपर्टी, इसकी इतनी प्रोडक्शन है, और वो फिर टैक्स पे कर रहा है, जीएसटी पे कर रहा है। तो देर आर लॉट्स ऑफ डॉक्यूमेंट्स थ्रू विच ही कैन प्रूव दैट ही इज अ बिजनेस पर्सन। तो और एंड आल्सो ही इज एबल टू सेटिस्फाई टू द ऑफिसर कि भाई ये वाकई लेजिटिमेट है, तो वो बिल्कुल बिजनेसमैन का भी लगता है। एक्सीलेंट सर। इसके अलावा इसमें ये भी सवाल हो सकता है कि प्रूफ ऑफ फंड्स जो होते हैं, इसमें ये जो आप कह रहे हैं कि वायबल फाइनेंशियल एविडेंसेस होने चाहिए,
तो प्रूफ ऑफ फंड्स के लिए कोई सर्टेन अमाउंट है कि मिनिमम इतना तो हो कम से कम, या इसको किस तरीके से डिटरमिन किया जाता है? जैसे स्टडीज के अंदर है तो उसमें वो कहते हैं कि भाई 1 साल का आपका या 2 साल का स्टडी का जो वो फीस तो आपने दे दी है, लेकिन जो आपकी रेजिडेंशियल एक्सपेंसेस हैं जो आपके, वो आपके अकाउंट में होने चाहिए। तो इसमें विजिट में भी इस तरह की कोई कंडीशन है कि आपको इतना अमाउंट शो करना होता है? मैं आपको समझाता हूँ। देखिए, स्टडी का आपने जब नाम लिया तो स्टडी के लिए एक बच्चा आ रहा है, तो उसकी अगर साल की फीस है 22,000, ठीक है, जी साल की कॉस्ट ऑफ लिविंग है $20,600, ठीक है, जी जी मिसलिनियस एक्सपेंसेस 4-5 हज़ार हो गए। तो ऑल दीज जो जो एक्सपेंसेस है दे आर मेजरेबल, यू कैन मेजर इट, है ना, गिन राइट लिया। अब यू कैन सेट अ स्टैंडर्ड कि भाई इतने तो तुम्हें प्रूव करने ही होंगे ना, अबव एंड बियॉन्ड होगा तो तुम्हारे फायदे में होगा। बट अनफॉर्चुनेटली विजडम में ऐसा कुछ भी नहीं है, देयर इज नो यार्ड स्टिक राइट उसमें। हाँ, एक अंदाजे से लोगों ने बातें बनाई हुई हैं, कहते नहीं इतने करोड़ की स्टेटमेंट हो, इतने की हो, जो कि किसी हद तक दुरुस्त भी हैं। तो मैं अगर ये कह रहा हूँ, मैं अपनी फाइनेंशियल एबिलिटी प्रूव कर रहा हूँ, मैं उसी आपके क्वेश्चन पे का ही आंसर दे रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कि जी आई ओन प्रॉपर्टी, मेरा इतना रेंट आता है, मेरा ये प्रोडक्शन यूनिट है, इससे मेरी इतनी इनकम है, या मेरी जो फलां चीज़ है एग्रीकल्चर, उससे मेरी इनकम है। तो मैंने एक प्रोफाइल बना दिया कि मैं आई ओन अ लॉट्स ऑफ थिंग्स, मेरी बड़ी इनकम है। एंड ऑफ द डे मेरे अकाउंट के अंदर पड़े हैं 6 लाख रुपए पाकिस्तानी, या 10 लाख रुपए, सो दे डू राइट नॉट मैच, है ना। आप एक बंदा कह रहा है कि जी मेरे पास इतनी इनफ इनकम होती है, मेरे पास स्पेयर पैसे होते हैं, आई कैन अफोर्ड टू गो एंड ट्रेवल एंड लिव इन कैनेडा मे बी फॉर लाइक 10 days, 15 days, 20 days एंड कम बैक। तो कम से कम मैं दो चीजों को तो सेटिस्फाई करूँ ना। एक तो जो मैंने अपना एसेट्स इनकम्स लिखे हैं, बताए हैं, उससे उसकी मुताबिकत होनी चाहिए कि अगर मैं इतना कुछ कर रहा हूँ तो भाई मेरे पास 60-70 लाख बैंक में पड़ा होगा, क्योंकि किराए भी आ रहे हैं, ये भी आ रहा है, वो भी आ रहा है। वन बी, वो मैं उसको ये मुतमिन कर सकूं कि भाई मेरे पास इतने पैसे हैं जो कि मेरे आने जाने रहने करने में इनफ हैं, और फिर भी मेरे पास कुछ बचे हुए भी हैं। तो इन दोनों चीजों को जस्ट थिंक लॉजिकली, तो यू विल फाइंड आउट कि मेरे पास कितने होने चाहिए। लेकिन अगर आप मेरे से ये कहेंगे इसकी कोई यार्ड स्टिक है, यार्ड स्टिक आपके है स्टडी में, बिकॉज यू राइट कैन मेजर इट ना, ठीक है, उसको आप नाप तोल कर सकते हैं ना। तो इसमें नहीं है, इसमें आप जितना अच्छा स्टेटमेंट शो कर सकें उतना अच्छा है। मेरे पास क्लाइंट्स आते हैं जिनकी अनरियल बैंक स्टेटमेंट्स होती है। कारोबार क्या करते हैं जी, मैं प्रॉपर्टी का काम करता हूँ, ठीक है जी, डॉक्यूमेंटेड है, नहीं जी डॉक्यूमेंटेड नहीं है क्योंकि हम टैक्स नहीं देते। अच्छा ठीक है जी, बैंक में कितने पड़े हुए हैं, बैंक में जी मेरे पास 8 करोड़ पड़े। तो मैं उनको बोलता हूँ भाई दिस इज काउंटर प्रोडक्टिव, ये तुम्हारे अगेंस्ट जा रहा है। राइट भाई आप अपना सोर्स ऑफ इनकम ही नहीं प्रूव का, आप क्योंकि डॉक्यूमेंटेड नहीं है ना। उनको ये कंट्रीज डॉक्यूमेंटेड है, दे बिलीव इफ यू आर अप्लाइंग फ्रॉम इंडिया और फ्रॉम पाकिस्तान, तो आपके पास जो पैसा आ रहा है वो टैक्स पे करके प्रॉपर किसी सोर्स से आ रहा है, डॉक्यूमेंटेड है, ठीक है। राइट अगर आपके पास 8-9 करोड़ पड़ा हुआ है जो सारा आपने कैश के ऊपर ही लिया है, ये तो आपके अगेंस्ट चला गया, वो सोचेंगे दिस इज अ ब्लैक मनी, आपके पास ब्लैक मनी है एंड व्हाई यू वांट टू कम टू कनाडा, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें हमें देखनी होती थैंक यू। अच्छा सर, इसके बाद एक प्रोसेस है जिसमें हम जिसको कहते हैं कि एप्लीकेशन का प्रोसेस है, और उसमें एप्लीकेशन फॉर्म भी फिल करना होता है विजिटर वीज़ा के लिए। अच्छा, अब मैं अगर आपसे ये पूछूं कि आप जो लोग कनाडा से बाहर हैं, इंडिया में हैं, बांग्लादेश में हैं, पाकिस्तान में हैं, गल्फ कंट्रीज में हैं, तो आप उनको इधर बैठे हुए हेल्प आउट करते हैं अगर इफ दे साइन यू अप लाइक एज देयर कंसल्टेंट? है 100%। देखिए तो भी इलेक्ट्रॉनिक्स का ज़माना है, आप एक डिफरेंट जगह पे इंटरव्यू कर रहे हैं, मैं डिफरेंट जगह पे इंटरव्यू दे रहा हूँ, और ऑल अक्रॉस द ग्लोब लोग हमें देख रहे हैं। ये जी इसमें भी ऐसा ही है। हम रिमोटली ही आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं, ईमेल के थ्रू, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू हम आपको एक्सप्लेन करते हैं, आप हमें डॉक्यूमेंट सबमिट करते हैं, हम आपका केस प्रिपेयर करते हैं। और क्योंकि पेपर एप्लीकेशन तो रही नहीं ना, पहले होता था राइट जी फॉर्म पुर किए, साइन किए और उस एम्बेसी में जाके जमा करा दिए। अब वो लोगों के जेहन में वही है कि भाई ये आदमी कनाडा में बैठा हुआ है, मैं रह रहा हूँ सऊदी अरब में, मेरा डिसीजन करना है किसी और एम्बेसी ने, तो ये मेरा आप फॉर्म उधर जाके जमा करेंगे, नो इट्स इलेक्ट्रॉनिकली।
हमें गवर्नमेंट की तरफ से पोर्टल मिला होता है, जो भी लॉयर्स हैं या कंसल्टेंट्स हैं उसी के ऊपर हम आपका केस बनाते हैं, फॉर्म्स लगाते हैं, फिल करते हैं, सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स लिखते हैं, हम अपनी तरफ से लेटर्स आपको बनाते हैं, वी प्लीड फॉर यू कि आपको वीजा क्यों मिलना चाहिए, एंड देन वी अप्लाई इलेक्ट्रॉनिकली। तो आप दुनिया के जिस खित्ते में भी रह रहे हो हम आपकी हेल्प कर सकते हैं, क्योंकि मेरे पास कनाडा वाइड लाइसेंस है और मेरा लाइसेंस जो है कैनेडियन गवर्नमेंट से। मैं अगर कैलगरी ऑफिस को छोड़ के जाके कल को मैं दुबई में ऑफिस बना लूँ तो आई एम एज गुड, क्योंकि मुझे गवर्नमेंट ने अलाउ किया हुआ है, मेरे पास लाइसेंस है और मैं कहीं से भी अप्लाई कर सकता हूँ। आप भी कहीं पे भी रह रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिकली आपने चीजें दी, हमने मुआहदा किया, फी पे की, हमने अप्लाई कर दिया, सो इट्स वेरी मच पॉसिबल। अच्छा सर, दूसरा ये है कि इसमें जो वीजा की फी कितनी होती है बस विजिट वीजा? विजिट वीजा की मैं आपको कनाडा की तो बता सकता हूँ, क्योंकि मेरे पास कनाडा के लाइसेंस है, हम दिन रात इसी में अप्लाई कर रहे हैं। जी जी। कनाडा का जो प्रोसेसिंग फी होती है ना विजिट वीजा की, वो होती है $100, ठीक है। राइट दूसरी फीस होती है वो होती है बायोमेट्रिक। बायोमेट्रिक राइट जो आज से तकरीबन 10-11 साल से अब कंपलसरी हो गए, वो $85 होती है, ठीक है। राइट अब टोटल आपकी जो गवर्नमेंट की एक्सपेंस बन गई वो 185 बन गई। राइट आपने जो अब इसमें दूसरा सवाल आता है कि अगर मैंने पहले वीजा अप्लाई किया हुआ और मेरा रिजेक्ट हो चुका हो, तो जो आपका बायोमेट्रिक है वो जब आप देते हैं $85 देकर, दैट स्टेज वैलिड फॉर द कमिंग 10 ईयर्स। 10 साल कमिंग हाउ तक, मेनी इयर्स? 10 साल, 10 ईयर्स। 10 साल के लिए, ओके। आज मैंने बायोमेट्रिक दिया जाके, वो आज की तारीख से लेके अगले 10 साल तक वैलिड है। अब राइट मैं अगर फ्यूचर में जब कभी भी अप्लाई करूंगा मुझे दोबारा नहीं देना पड़ेगा, अनलेस इट हैज एक्सपायर्ड। मैं दोबारा अप्लाई करूंगा तो मुझे प्रोसेसिंग फी तो हर दफा देनी होगी, बिकॉज उसने प्रोसेसिंग फी, जैसा कि उसका नाम है, फाइल को प्रोसेस करने की गवर्नमेंट ने फीस रखी है $100, ठीक है। ये है राइट, फीस। थैंक यू। अच्छा सर, जिस तरह अभी आपने विजिट वीज़ा की मुख्तलिफ कैटेगरीज को हमने डिस्कस किया है, इसके अंदर टूरिज्म भी आ गया, विजिटिंग फैमिली और फैमिली फ्रेंड्स आ गया, बिजनेस पर्पजेस के लिए आ गया, फिर इसके बाद वर्किंग हॉलीडेज के लिए भी आ गया। अच्छा, ये तो मुख्तलिफ कैटेगरीज हैं, तो जाहिर है हर कैटेगरी के लिए आपको सर्टेन नंबर ऑफ डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो थोड़े से चेंज हो जाते हैं। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि कौन से ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि दे विल रिमेन सेम अगर आप किसी भी वीज़े के लिए अप्लाई कर रहे हैं विजिट के लिए, जी तो वो कौन से इस तरह के डॉक्यूमेंट्स होंगे और उनको किस तरीके से प्रिपेयर किया जाएगा? और इसके साथ जिस तरह कि अब आपने कहा है कि इलेक्ट्रॉनिक आ गई है एप्लीकेशन, तो क्या एप्लीकेंट जो हैं, जो विजिटर वीज़ा के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो उन्हें ये डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड करना मस्ट होता है और वो किस तरह कर सकते हैं? बहुत अच्छा सवाल है आपका। देखिए, लाइक आपने बहुत अच्छे के शुरू में मेंशन कर दिया कि डिफरेंट कैटेगरीज है ना, तो हर कैटेगरीज के कुछ डॉक्यूमेंट डिफरेंट भी होते हैं, दुरुस्त कहा आपने जी ये बात। कुछ, लेकिन फिर आपका अगला पार्ट ये था क्वेश्चन का कि कौन से हैं जो कि सब में लगाने हैं। जी। देखिए, कॉपी ऑफ योर वैलिड पासपोर्ट तो आपने सभी में लगानी है। वैलिड राइट पासपोर्ट का जब मैं लफ्ज यूज कर रहा हूँ, एटलीस्ट इट शुड बी वैलिड फॉर द स्टे ऑफ योर फ्यूचर स्टे इन कनाडा। मसलन मेरा पासपोर्ट खत्म हो रहा है 2025 में, आज राइट है सितंबर 2024, तो वो 2025 के एंड में हो रहा है। मैं उनको कह रहा हूँ कि भाई मैं 2025 के स्टार्ट में विजिट करके चला जाऊंगा, तो इट्स गुड, वैलिड है। लेकिन अगर मैं वीजा अब अप्लाई कर रहा हूँ, मेरा पासपोर्ट एक्सपायर हो रहा है 3 महीने के बाद और मैं उसके बाद आना चाह रहा हूँ, तो वो तो फिर मुझे वैलिड नहीं, मुझे वैलिड पासपोर्ट लगाना होगा। राइट पासपोर्ट हर सूरत में लगाना होता है, ठीक है। फिर आपने अपनी फाइनेंशियल्स प्रूव करनी होती है। फाइनेंशियल्स का सबसे जो बैकबोन है, सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है, वो होता है बैंक स्टेटमेंट, ठीक है। हो सकता है आपकी जरी जमीन ना हो, आपकी फैक्ट्री हो, फैक्ट्री ना हो, आपकी बहुत डिसेंट जॉब हो, ये तो डिफरेंट सोर्सेज हो गए ना, बट द मनी यस इज इवेंचुअली कमिंग इनटू योर बैंक, ठीक है। तो वो बैंक की आपने स्टेटमेंट वो आपने जरूर लगानी होती है। और उसके अलावा फिर आपके आईडी के डॉक्यूमेंट्स हैं, फैमिली रिलेशनशिप के डॉक्यूमेंट्स हैं, अगर बिजनेस में बुलाया है तो वो इनविटेशन लेटर आपको देंगे, अगर कोई एग्जीबिशन हो रही है तो एग्जीबिशन का प्रॉपर आपको फॉर्मल वो आएगा कि जी आपका ये स्टॉल बुक किया हुआ है हमने, आपने यहाँ पे आके इसको लगाना है, यू आर पेड दिस मच मनी। राइट रिश्तेदार के पास आ रही हैं तो उसने इनविटेशन दिया हुआ आपको, आप कह रहे जी मैं सैर करने आ रहा हूँ, रिजॉर्ट में रुक रहा हूँ, तो या किसी होटल में मैंने टोरंटो में कमरा बुक किया हुआ, या नियाग्रा फॉल्स में मैंने कमरा बुक किया, तो उसकी होटल बुकिंग होगी,
ये फिर वेरी कर गए ना डॉक्यूमेंट्स, तो ये फिर सारे लगाने होते हैं। राइट, राइट। तो अच्छा, इसमें जो मैं समझा उसमें ये है कि कम से कम आपका जो पासपोर्ट है, वीजा अप्लाई करने से पहले ये जरूर मेक श्योर कर लें कि आपके पासपोर्ट की एक्सपायरी में अच्छा खासा टाइम पड़ा है, 1 से 1.5 साल का टाइम हो तो एटलीस्ट। ऐसा ना हो कि 3 साल एक्सपायरी में रह गए, 3 महीने एक्सपायरी में रह गए और जनाब जो है वो विजिट वीजा अप्लाई कर रहे हैं, तो वो उसका कोई फायदा नहीं है। ऐसा ही है सर? हाँ प्लीज ऐसा ना कीजिए, क्योंकि अगर आपका वो क्या करेगा, वो हो सकता है कोई ऑफिसर अच्छा हो तो आपसे पासपोर्ट मांग लेगा, भाई आपका पासपोर्ट खत्म होने लगा, वरना ज्यादातर रिजेक्ट करके भेज देंगे। एंड इफ यू गेट अ रिजेक्शन अनफॉर्चुनेटली वंस, तो कनाडा का थोड़ा सा ना इनका सिस्टम बड़ा अजीब है। फर्स्ट रिजेक्शन अगर हो जाए तो दोबारा में उसको विन करना इज नॉट दैट इजी, तो ये में केयरफुल होना चाहिए। राइट, राइट, राइट। जी सर, ये रिजेक्शंस के हवाले से भी कुछ सवाल है मेरे पास, तो वो मैं पूछता हूँ। लेकिन ये एक मैंने कुछ थोड़े से सवाल मेरे पास थे जो मेरे फ्रेंड्स ने पूछे हैं, जो हमारे व्यूवर्स ने पूछे, तो मैंने कहा पहले हम इन्हें कवर कर लें और उसके बाद। अच्छा सर, प्रोसेसिंग टाइम वो मेरे ख्याल में तो ये वेरी करता होगा फ्रॉम कंट्री टू कंट्री, इसका तो कोई वो नहीं है। कंट्री टू कंट्री भी वेरी करता है, प्रोसेसिंग ऑफिस पे भी वेरी करता है। अब मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। हम पाकिस्तानी एप्लीकेंट का अप्लाई करते हैं तो पहले तकरीबन आ रहा था 2-2.5 महीने में, फिर वो रिड्यूस करके 30 डेज कर दिया, अब समटाइम्स उससे भी जल्दी आ रहा है। कंट्री वाइज भी वेरी करता है, कंट्री ऑफ रेजिडेंस एप्लीकेंट का, दरख्वास्त दहिंदा का किस कंट्री में रह रहा है। अब मैं राइट, आपको मिसाल देता हूँ, जैसे कि आप पाकिस्तान में है रह रहे, अब पाकिस्तानी एप्लीकेंट अगर पाकिस्तान में है या गल्फ में रह रहे हैं, जब वो अप्लाई करते हैं तो उनका केस प्रोसेस होता है अबू धाबी ऑफिस में, ठीक है। राइट, तो उसमें क्या होता है कि वो प्रोसेसिंग टाइम पहले कपल मंथ्स होता था, 3-4 महीने होता था, फिर देन दे रिड्यूस्ड इट 30 डेज, अभी समटाइम्स उससे भी जल्दी आ जाता है। तो यस, इस तरीके से आप महीना समझ लें मैक्सिमम। समटाइम्स कुछ केस को वो लटका देता है, कोई स्पेसिफिक चीज होती है जिसकी वो इंक्वायरी करना चाहता है कि आपका बैंक स्टेटमेंट जेन्युइन है, आपके डॉक्यूमेंट्स जेन्युइन है, अगर वो इंक्वायरी में लग जाए तो वो फिर कई महीने भी लग सकते हैं। तो एक अगर आप इमिग्रेशन कनाडा की वेबसाइट पे जाएं तो वहां पे अगर आप उसमें सर्च में टाइप करें ना कि प्रोसेसिंग टाइम्स फॉर कनाडा, राइट, तो हर कैटेगरी का प्रोसेसिंग टाइम आ जाएगा। वो क्या है, वो सिस्टम ने जनरेट किया, वो एवरेज टाइम है, ठीक है। राइट। तो वो एवरेज टाइम भी आप जेन में रख सकते हैं, बट यू कुड गेट इट अर्लियर, और आपको शायद बाद में भी मिले, तो थोड़ा सा वेरिएशन भी है। राइट। अच्छा, फिर अगेन एक थोड़ा सा बता दूं कि अगर कस्टमर आपके साथ जो है, आपके क्लाइंट्स जो आपको साइन इन करते हैं, तो आप ये सारी इंफॉर्मेशन एडिक्वेटली उनको जो है वो पास ऑन करते रहते हैं फ्रॉम जी टाइम बिल्कुल, टू टाइम। जी बिल्कुल। जी व्यूअर्स, दूसरी एक और डिस्क्लेमर दे दूं कि हमारा ये इसमें कोई फाइनेंशियल इंटरेस्ट नहीं है। सब रंग डिजिटल के प्लेटफॉर्म पे हमारी एक ही कोशिश है सही मानों में कि आपके पास अच्छी और सही मालूमात सही जराए से जो है वो आपके पास पहुंचे, ताकि काफ़ी लोग ऐसे हैं जो कि मिस इन्फॉर्मेशन जो है वो स्प्रेड आउट करते हैं और लोग जो हैं वो मिसलीड हो जाते हैं। तो ये बनाने का मकसद सिर्फ और सिर्फ यह था। और अगर आपके पास कोई भी क्यूरीज हो, कोई क्वेश्चन हो, तो वो हारिस साहब का मैं नंबर और इनकी ईमेल एड्रेस और इनके बिजनेस एड्रेस मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, और आप इन्हें भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। और आप मुझे भी जो है वो कमेंट्स बॉक्स में क्वेश्चन पूछ सकते हैं, और अगर हारिस भाई हमें टाइम दें नेक्स्ट, तो फिर हम वो क्वेश्चन दोबारा पुट ऑन कर लेंगे। अच्छा, एक क्वेश्चन और भी है कि अगर आपको विजिट वीज़ा मिल गया, और बिंगो, मिल गया जी, वीज़ा मिल गया, वीज़ा मिल गया, लेकिन दैट डजंट मीन कि ये 100% वीज़ा आपको गारंटी करता है कि आप कनाडा के अंदर भी आ सकते हैं। ये बहुत अच्छा सवाल है। देखें, बेसिकली जब आपको वीज़ा दिया जाता है ना, तो जो वीज़ा ऑफिसर है उसको जो डॉक्यूमेंट प्रेजेंट किए गए थे, जो एविडेंस दिए गए थे, अकॉर्डिंग टू हिम ही फील्स के आप यू आर गुड टू कम टू कनाडा। आप जब कनाडा में लैंड करते हैं तो आगे आपको CBSA का ऑफिसर मिलता है, कनाडा बॉर्डर सिक्योरिटी एजेंसी, ठीक है। राइट, उसके पास बहुत सारे इख्तियारात होते हैं। अब पहले ये सुनने में नहीं आया था हमें, पहले आपने वीजा लगा, आपने लैंड किया, दे लेट यू गो। अब पिछले कुछ 4-5 महीने कह लें या ऑलमोस्ट 1 ईयर कह लें, कुछ कंट्रीज से मैं नाम नहीं लूंगा, वहां पे कुछ फेक डॉक्यूमेंटेशन की गई, फेक इनविटेशन लेटर्स बनाए गए,
जो कि सिस्टम से एक दफा तो निकल गया, स्टिकर लगा दिया उसने, बट वंस दे आर लैंडिंग इन कनाडा, वीजा लगा हुआ था उसका 8 महीने पहले, लेटर ऑन सिस्टम से उन्होंने फाइंड आउट कर लिया कि ओके हमने गलती से दिया या इसमें देयर वाज समथिंग रॉन्ग। अब वो सीबीए से ऑफिसर पूछते हैं, ये नई रूटीन है, पहले नहीं कभी पूछते थे कि जी हाउ लॉन्ग यू वांट टू स्टे हियर, व्हाट इज योर पर्पस ऑफ स्टे, किसके पास जा रहे हो, किसके एड्रेस पे रुक रहे हो, व्हेन आर यू लीविंग कनाडा। अब वो उसको उस इंफॉर्मेशन से मैच करेगा जो आपने प्रोवाइड की है। वेरी फ्यू केसेस में उन्होंने कहा कि यू विल गो बैक, क्योंकि कुछ गड़बड़ थी। राइट क्यों गड़बड़ थी? आपने किसी रेगुलेटेड लाइसेंस कंसल्टेंट के थ्रू केस नहीं डाला था, आपने किसी स्ट्रीट में कोई भी आपको रेंट मिला, किसी बंदे ने कहा जी मैं डाल दूंगा। अब उसने क्या गड़बड़ किया आपके केस के साथ, और उसने क्या गलत बयानी की, एक दफा तो उसने आपको खुश कर दिया, वीजा लग गया, तो वो लेटर ऑन यू गॉट इनटू ट्रबल। तो उसमें मिस रिप्रेजेंटेशन भी हुई है, उसमें वापस भी भेजे गए हैं, काफी सारी चीजें हुई हैं। तो आपका जो सवाल था कि क्या वीजा लगने का ये मकसद है कि यू आर गुड टू गो, ये यस भी और नो भी है। इफ इट एवरीथिंग इज ओके, आप आप अपने पेरेंट्स को अप्लाई कर रहे हैं, आपके वालिद साहब आपके वालदा साहिबा मिलने आ रही हैं, आपका लेजिटिमेट था, सारा डॉक्यूमेंटेशन, प्रूफ ऑफ रिलेशन था, फाइनेंशियल्स थे, वीजा लगा, तो उनको कोई डर नहीं है। लेकिन आपने अगर कोई एजेंट हायर किया, मेरा वीजा लगा दो, उसने सच झूठ बोल के फालतू कागज लगा के फेक डॉक्यूमेंटेशन करके एक दफा वीजा ले दिया, बट यू आर गोइंग टू पे द प्राइस अगर कुछ चेक हो गया, तो वो फिर आपके लिए प्रॉब्लम है। इसी के साथ सवाल ये भी उठता है कि डॉक्यूमेंट्स का फॉर्जरी होती है, फेक डॉक्यूमेंट्स हैं, तो इसके क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस हैं? देखें, अगर तो आपने कोई जिसको कहते हैं ना कि मटीरियल मिस रिप्रेजेंटेशन, मैंने कोई कागज कोई चीज गलत उसमें फेक लगाई, या मैंने किसी फॉर्म में किसी क्वेश्चन का जवाब गलत दिया, उसने पूछा डू यू हैव रिफ्यूजल ऑफ कनाडा और एनी अदर कंट्री, मैंने उसमें लिख दिया नो, लेकिन 2 महीने पहले मेरा यूएसए का वीजा रिजेक्ट हुआ था, दे विल फाइंड आउट। अगर वो फाइंड आउट कर लेते हैं कि दानिस्ता तौर पे या हत्ता के गलती से भी झूठ बोला गया, वो आपको दे गिव यू अ चांस टू रिस्पॉन्ड, लेटर लिखते हैं उसको, प्रोसीजरल फेयरनेस लेटर कहते हैं, पीएफएल। दे गिव यू अ चांस, 30 डेज में आपने रिस्पॉन्ड करना होता है, या 60 डेज में, जितना भी टाइम दे। इफ यू आर नॉट एबल टू सेटिस्फाई देम, वो मिस रिप्रेजेंटेशन पर आपको दे विल बैन यू फॉर अप्लाइंग एनी टाइप ऑफ वीजा फॉर कमिंग 5 years, 5 साल के लिए आप बैन हो गए। तो 5 साल के लिए जब आप बैन हो गए, प्रैक्टिकली आप लाइफ के लिए ही बैन हो गए। 5 साल के बाद भी वो धब्बा रहेगा, 5 साल तक आप अप्लाई कर ही नहीं सकते ना। 5 साल के बाद भी अप्लाई करेंगे तो आपकी फाइल में वो बोलेगा कि ओके, अब उसमें जरूरी नहीं है आपने झूठ बोला, आपने स्ट्रीट में एक बंदा पकड़ा क्योंकि जी वो वीजा का काम करता है, भाई काम करता है से क्या मुराद है? डज ही हैव अ लाइसेंस फ्रॉम द कैनेडियन गवर्नमेंट? क्या उसकी, जैसे हम लोगों की एजुकेशन होती है, मैंने यूनिवर्सिटी ऑफ यूबीसी से, ब्रिटिश कोलंबिया से मैंने इमिग्रेशन लॉ पढ़ा, गवर्नमेंट से मैंने इसका एग्जाम पास किया, मैंने लॉ लाइसेंस मिला, आई हैव लाइसेंस टू रिप्रेजेंट यू बाय द कैनेडियन गवर्नमेंट। अब जिसके पास लाइसेंस नहीं है, ही इज नथिंग एट स्टेक, उसने कुछ भी सच्चा झूठा लगा दिया, आपको नहीं बताया मैं क्या झूठ बोल रहा हूँ आपके लिए, राइट तो वो, बट फिर वो मैं बात दोहराऊंगा, यू आर गोइंग टू पे द प्राइस। वो बैन हुए तो बेचारे आप हुए ना 5 साल के लिए, तो ये कंसिक्वेंसेस इसके बहुत बुरे हैं जी, फोर्जरी के, इससे दूर रहना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए आपके एप्लीकेशन में। थैंक यू। अच्छा सर, इस तरह का अगर केस हो जाए तो उसमें अपील का राइट है, या अगर कोई रिफ्यूजल का जो लेटर वीजा ऑफिसर आपको भेजते हैं, तो उसमें कुछ तरह की रीजंस हाईलाइटेड होती हैं कि दिस वाज द रीजन, ड्यू टू दिस रीजन आई हैव रिफ्यूज योर विजिट वीजा? जी, अब रिफ्यूजल की तरफ हम आते हैं। रिफ्यूजल लेटर सारे जेनेरिक होते हैं, ठीक है, राइट वो सिस्टम खुद ब खुद जनरेट कर देता है, ऑफिसर ने के पास रीजन होती है, रीजन 1 2 3 4 5 6 7। 1 ये है कि आप वापस नहीं जाओगे, 2 आप यू वर नॉट ट्रूथफुल, अच्छा 2 नहीं दी उसने आपको, ठीक है, 3 दे दी, योर एसेट्स और वो जो है ना वो दे आर नॉट एनफ दैट यू कैन स्टे, ओके, फिर उसने 4 दे दी, उसने कोई रीजन 3-4 पिक की और सिस्टम ने आपको पीडीएफ के लेटर जनरेट करके भेज दिया। अब टू नो द एग्जैक्ट रीजंस कि मेरा वीजा क्यों रिजेक्ट हुआ था,
उसके लिए हमें ATIP या GCMS, ग्लोबल केस मैनेजमेंट सिस्टम में, उसमें हम अप्लाई करते हैं, तो वो आपके पूरे केस की फाइल पुल करके हमें भेज देता है। उसमें डिटेल से लिखा होता है ऑफिसर ने वीजा क्यों नहीं दिया, बिकॉज ऑफिसर को भी जस्टिफाई करना है ना। ऐसा नहीं है कि जी इसकी शक्ल अच्छी लगी, इसकी बुरी लगी, इसको दे दो, ना दो। ही हैज टू Right. जस्टिफाई व्हाई ही इज, बिकॉज वो सिविल सर्वेंट है ना। ठीक है, आई एम कैनेडियन सिटीजन, आई एम अ कैनेडियन इमिग्रेशन कंसल्टेंट, आई हैव अ राइट टू आस्क फॉर द विजिटर टू द वीजा ऑफिसर कि भाई मेरे क्लाइंट का आपने किस बेस पर रिजेक्ट किया। तो प्रॉपर केस बना के जमा कराते हैं GCMS नोट्स या ATIP के थ्रू। उसमें उसने जस्टिफाई किया होता है कि मैंने क्यों किया, वो डिटेल हमारे पास आ जाती है, उसको हम पढ़ते हैं। उसमें से अगर तो कोई मिसरिप्रेजेंटेशन टाइप चीज है तो ओके, दैट्स वेरी सीरियस। लेकिन अगर उसमें कुछ ऐसा था कि आपने रिलेशनशिप नहीं प्रूव किया या आपकी फाइनेंशियल्स इनफ नहीं की थी, तो वो उन चीजों को इम्प्रूव करके यू कैन अप्लाई नेक्स्ट टाइम। आपने एक वर्ड यूज की, ये तो एक ये तरीका, आपने एक वर्ड यूज किया था अपील का। तो अगर जी। आपने अपील करनी है तो फिर वो अपील विजिटर में तो होती नहीं है। उसमें एक तरीका है कि फेडरल कोर्ट में जाना पड़ता है, फेडरल कोर्ट ऑफ कनाडा में केस आपका वो फाइल करते हैं कि ओके जी ये इनकी फाइनेंशियल स्टैंडिंग थी, ये इनका प्रूफ ऑफ रिलेशनशिप था, या ये बिजनेस लेजिटिमेसी थी, बट स्टिल उनको वीजा नहीं दिया गया। तो जी। ये जो डिसीजन था ये रीजनेबल नहीं था। आपने प्रूव करना है कि रीजनेबल नहीं था। अगर आपके वकील ने प्रूव कर दिया कि रीजनेबल नहीं था, तो वो उस वीजा ऑफिस को लिखेगा कि प्लीज रिकंसिडर। Right. फेडरल कोर्ट इज नॉट अ वीजा ग्रांटिंग अथॉरिटी। ये नहीं है कि आपने फेडरल कोर्ट में केस जीता तो फेडरल कोर्ट ने वीजा लगा के आपको दे दिया, नो। वो फिर उसी को लिखेंगे कि जी रिकंसिडर करें। अब जब रिकंसिडर के लिए उस ऑफिस में वो फाइल दोबारा जाएगी, दे कैन गिव एनी काइंड ऑफ डिसीजन। वो उसी को अगर बरकरार रखते हैं, दे कैन डू दैट, उसको कोई चैलेंज नहीं है। क्यों? कैनेडियन लॉ ने उसको अथॉरिटी दी है। डिस्क्रिशन या स्वाबदीद का जो मैंने लफ्ज इस्तेमाल किया था ना, Right. गवर्नमेंट ऑफ कनाडा ने उसकी ये स्वाबदीदी वीजा है, विजिटर वीजा, उसने उसको पूरी पावर्स दी हैं कि आप ग्रांट करें या ना करें। एंड ऑफ द डे ही हैज द पावर्स। ठीक है, तो मेरे ख्याल में इससे फिर बेहतर ये है कि इतनी ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस में जाने के बजाय आप जो है वो दोबारा से रीअप्लाई कर लें, और जो चीज़ें आपको लग रही हैं कि जो पॉइंट्स हैं या जो डॉक्यूमेंट्स हैं या कोई इस तरह के जो ग्राउंड्स हैं जिनको आप खुद भी समझ रहे हैं कि यार इनको मुझे इन पे काम करने की ज़रूरत है, तो उस पर काम कर लिया जाए, rather than going into more details and more legal type of things. इमरान भाई क्या ये कहना आपने चाहते हैं? ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन किया। मेरे पास जब क्लाइंट आता है ना, मेरे पास क्लाइंट बहुत बड़ी तादाद में रिजेक्ट करा के आता है। ठीक है, तो रिजेक्शन के बाद फिर आपका ना विजिटर वीजा आगे दोबारा जीतना मुश्किल होता है। मेरी एडवाइस हमेशा ये होती है, अप्लाई वंस, बट अप्लाई विद द करेक्ट लीगल एडवाइस, विद द राइट डॉक्यूमेंट्स। मेक श्योर करें जो भी कंसल्टेंट या लॉयर आपको रिप्रेजेंट कर रही हैं, उन्होंने ये कैनेडियन इमिग्रेशन लॉ पढ़ा हुआ है, तुक्के नहीं मार रहे वो। ठीक है, Right. उन्होंने पढ़ रखा है एंड ही हैज एक्सपीरियंस। उसको गवर्नमेंट ऑफ कनाडा ने ऑथराइज किया हुआ इस काम के लिए। आप उनको हायर करें ताकि आपका केस सही से प्रेजेंट हो सके। तो बेस्ट तो तरीका ये है कि एक ही मरतबा अप्लाई करें और दुरुस्त तरीके से, लीगल तरीके से, लीगल कंसल्टेंट्स या लॉयर के थ्रू अप्लाई करें। और अगर खुदा न खास्ता आपने खुद अप्लाई किया है और रिजेक्ट हो गया है, तो फिर आपकी बात दुरुस्त है। फिर जितने भी राउट्स हैं दे आर नॉट गुड एनफ, वो आपको कहीं लेके नहीं जा रहे। Right. अच्छा सर, ये इलेक्ट्रॉनिक ट्रैवल ऑथराइजेशन ETA, ये क्या चीज़ है? ETA देखें, एक लिस्ट होती है कंट्रीज की। कनाडा की एक अपनी लिस्ट है कि ओके दीज आर द वीजा फ्री कंट्रीज एंड दीज आर द कंट्रीज हुज नेशनल रिक्वायर अ वीजा। अब पाकिस्तान है, इंडिया है, बांग्लादेश है, अफगानिस्तान है, इराक है, ये सारे उस लिस्ट में है हु रिक्वायर अ वीजा। फिर उसने एक और लिस्ट बनाई है कि नेशनल, अगर इन कंट्रीज के आपके नेशनल है तो यू आर अ वीजा फ्री। मसलन आप ब्रिटिश नेशनल हैं, आप अमेरिकन नेशनल हैं, आप ऑस्ट्रेलियन सिटीजन है, तो या न्यूजीलैंड के सिटीजन, तो वीजा फ्री है। तो वीजा फ्री से मतलब ये है कि वीजा नहीं चाहिए आपको। आप एक सिंपल सा प्रोसेस है उनका, उनकी वेबसाइट पे जाएंगे, इलेक्ट्रॉनिक ट्रैवल ऑथराइजेशन ETA, $7 फीस है। यू विल फिल अप Right. ऑल योर डाटा, यू विल अप्लाई एंड इंस्टेंटेनियसली यू विल गेट अ रिस्पॉन्स। तो Right. ETA आपको मिल गया।
तो उनके पास आपका डेटा चला गया कि आप कनाडा में आने के ख्वाहिशमंद हैं, आप यहाँ पे आए, वीजे के बगैर ही आएंगे, आप वीजा फ्री ही हैं, बट ईटीएस एक फॉर्मेलिटी होगी कि दे गॉट योर डेटा दैट यू इंटेंड कमिंग इनटू कनाडा, तो वो इसको ईटीए बोलते हैं जी, बहुत सिंपल राइट। प्रोसेस। सो अगर कोई पाकिस्तानी लेट सपोज गल्फ कंट्रीज में है और वो उधर काम कर रहा है या कोई भी फॉर एनी पर्पस, और वो उधर से कनाडा का विजिट वीजा अप्लाई करता है, तो क्या उसे ईटीए मिलेगा या क्या होगा, किस तरह नहीं, होगा? देखिए मैंने पहले अर्ज की थी ना, वीजा कंट्रीज मींस इफ यू होल्ड अ पासपोर्ट ऑफ दैट कंट्री, राइट इरिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट आप कहाँ रह रहे हैं। आप राइट अगर यूएस सिटीजन हैं और पाकिस्तान में रह रहे हैं, यू डोंट नीड अ वीजा टू कम टू कनाडा, आप ईटीए पर आएंगे। बट राइट if you are a Pakistani citizen and you are living somewhere in a visa free country, ऑस्ट्रेलिया में रह रहे हैं, आपको क्योंकि आपके पास पाकिस्तानी पासपोर्ट है, आपको वीजा ही दरकार है, ईटीए नहीं चाहिए। ईटीए आपको तब होगा once you will get a ऑस्ट्रेलियन पासपोर्ट, ठीक है। राइट। थैंक यू सर। सर एक्सटेंशंस का तो आपने हमने कवर कर लिया आई थिंक कि आप जब आ जाएं कनाडा में और अगर आप चाहते हैं कि आपका स्टे इट शुड बी मोर देन 6 months, तो देन यू शुड अप्लाई टू वेयर सर, आईआरसीसी समथिंग? हाँ, आईआरसीसी को ही करेंगे अप्लाई। आप एक्सटेंशन के लिए अप्लाई करेंगे, यू हैव टू गिव अ रीजन कि मैं क्यों एक्सटेंड करना चाहता हूँ, और 6 months का तो आराम से मिल जाता है, लेकिन हम पेरेंट्स का 1 year का भी ले देते हैं एक्सटेंशन। आपके अम्मी अब्बू मिलने आए हैं, आपका प्लान बन गया कि ओके चलो जी, वो कह रही साल और रुक ले, तो साल का भी हम ले देते हैं, देयर इज अ वे। Got it. अच्छा सर, कन्वर्टिंग विजिट वीजा इनटू अ वर्क परमिट, ये क्वेश्चन मैं इसलिए लेकर आ रहा हूँ कि हमारा ताल्लुक पाकिस्तान से है और आए दिन उधर जो है ना कोई इस तरह की एड जरूर आई हुई होती है या फेसबुक पर या किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कि भाई हम आपको जो है ना वो वर्क परमिट दिलवा रहे हैं, और वो देते तो मेरे ख्याल में विजिट वीजा ही है, लेकिन ये एक झांसा वो इस तरह का देते हैं। और कई दफा इस तरह की भी आई होती है कि भाई वर्कर्स चाहिए कनाडा के अंदर, वेयर मैं कनाडा में रह रहा हूँ इधर, अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जॉब है, लेकिन पीपल आर इन वेरी बैड कंडीशंस हियर, पीपल आर लाइक सफरिंग फ्रॉम जॉबलेसनेस एंड ऑल ऑफ दोस। तो ये इनके बारे में सर कुछ बता दीजिएगा। एक पहला पार्ट मेरा ये है कि जो आपने विजिट वीजा ले लिया उसको कन्वर्ट करने के कितने चांसेस होते हैं, उसका सक्सेस रेट क्या है, और दूसरा ये जो इस तरह के मार्केटिंग टैक्टिक्स चल रही हैं हमारे मुल्कों में, इसको किस तरीके से मतलब जो है इंसान जिसको पता ही नहीं है, उसका एक्सपोजर ही नहीं है, तो वो उसका किस तरीके से अंदाजा कर सकता है कि ये असल है, नकल है, झूठ है, क्या है ये? सबसे पहले तो इमरान साहब मैं आपका शुक्रिया अदा करूंगा, सबसे अहम क्वेश्चन आपने इस पूरे इंटरव्यू में ये किया है। थैंक यू। अहम ये इसलिए है कि इस पे बहुत ज़्यादा लूटा जा रहा है, इसके बहुत ज़्यादा स्कैम्स हो रही हैं, और मैं स्टार्ट करूंगा बात को जी कि अगर आपको कैनेडियन इमिग्रेशन की कोई इंफॉर्मेशन चाहिए, एक तो आप गवर्नमेंट ऑफ कनाडा की वेबसाइट से लें, जी या आप किसी लाइसेंस्ड लॉयर या कंसल्टेंट से लें। सोशल मीडिया पे खुद आराम मत जाएं। सोशल मीडिया पे रोजाना एक नई कहानी है, कुछ भी उठा के डाला जा सकता है, कुछ भी बताया जा सकता है, ऑथेंटिक नहीं होती, और ज्यादातर होती हैं जाती मफाद के लिए। यानी मैं गलत इंफॉर्मेशन फैलाई जाती है ताकि उसका कोई माली फायदा, मतलब वो पर्पसेडली किया जाता है, दानिस्ता तौर पर एक झूठ बोला जाता है। अब आ जाती है जो आपका था क्वेश्चन के कन्वर्जन। ट्रस्ट मी, देयर इज नो सच वर्ड एज कन्वर्टिंग विजिट वीजा इनटू अ वर्क परमिट। कोई ऐसा लॉ नहीं है। अब सर, गवर्नमेंट ऑफ would you mind repeating it again? देखिए, पहली चीज तो ये मैं क्लियर कर दूं कि देयर इज नो सच लॉ विच, कोई ऐसा नहीं है कि जिसमें कन्वर्जन का जिक्र हो कि विजिट वीजा वर्क परमिट में कन्वर्ट होता है। आप गवर्नमेंट ऑफ कनाडा की वेबसाइट पे चले जाएं, गूगल कर लें, ये चीज नहीं मिलेगी। ये सारी की सारी टर्मिनोलॉजीज आपको टिकटॉक, फेसबुक, आगे पीछे लोगों ने सोशल मीडिया पे डिसइंफॉर्मेशन फैलाई हुई है। अब Right.
विजिट वीजे वाले को वर्क परमिट कैसे मिल सकता है? अब मैं इस चीज पे आता हूँ। जब पेंडेमिक आया तो ट्रैवल बंद हो गई थी, इंटरनेशनल ट्रैवल। कनाडा को टेम्परेरी फॉरेन वर्कर्स चाहिए होते हैं, LMIA बेस्ड, उनको हर साल चाहिए होते हैं। गवर्नमेंट ने एक पब्लिक पॉलिसी अनाउंस की थी कि जो लोग कनाडा के अंदर हैं, विजिटर वीजा पर हैं, वो अगर उनको कोई जॉब ऑफर देता है LMIA के थ्रू, तो दे डोंट हैव टू लीव कनाडा, यहीं पे उनको वर्क परमिट मिल जाएगा। अब ये जो गवर्नमेंट की पॉलिसी थी, ये पब्लिक पॉलिसी थी। दो चीजें होती है, एक होता है लॉ, एक होती है पब्लिक पॉलिसी। लॉ इज परमानेंट, Right. एक लॉ है, उसको असेंबली ने पास किया है, वो इन प्लेस हो गया, वो हमेशा चलेगा। Right. पब्लिक पॉलिसी की लाइफ होती है, ये टेम्परेरी मेजर होता है। गवर्नमेंट ने सोचा कि चलिए ये 2 साल के लिए उन्होंने ये पब्लिक पॉलिसी अनाउंस की। ये पब्लिक पॉलिसी 2022 में 2023 में खत्म हो जानी थी, फरवरी में। गवर्नमेंट ने इसको फिर 2 साल का बढ़ावा दे दिया और बताया कि फरवरी 2025 में ये खत्म होगी। ये कनाडा की वो पब्लिक पॉलिसी है जिसका सबसे ज्यादा मिसयूज किया गया। लोगों को Right. इनकरेज किया गया, आप विजिट वीजे अप्लाई करें, आप कनाडा में आ जाएं, यहाँ पे हम कन्वर्ट कर देंगे। यहाँ पे एक पूरा जी। माफिया है जिसने कि प्री अप्रूव्ड LMIA लेके रखे होते हैं। विजिटर को वहां से यहाँ पे बुलाया जाता है, झांसा दे के जी कन्वर्ट हो जाएगा। उसके बाद वो दे चार्ज यू लॉट्स ऑफ मनी अंडर द टेबल। ठीक है, आप आए होते हैं, आप इधर इधर तक फंसे होते हैं, आपको पता है यार वीजा तो लग गया विजिटर, लेकिन काम की इजाजत नहीं है। काम की इजाजत क्या है? ये बंदा मुझे LMIA देगा और ये कह रहा जी मैं कन्वर्ट कर दूंगा। तो वो विद इन Right. कैनेडा आपको वर्क परमिट मिल जाया करता था, उसके बहुत बड़ी ये पैसे लिया करते थे। गवर्नमेंट ने उस स्कैम से बचने के लिए वो पॉलिसी कैंसिल कर दिया। अब ये हो ही नहीं सकता। अब अगर आपको यहाँ पे कोई जॉब मिलती है, वर्क परमिट पे आपको कोई लाना चाहता है, सर तो सर आप न्यू फाइल। सॉरी फॉर इंटरप्शन सर अगेन। न्यू पॉलिसीज में मैं एक अलग से सवाल करूंगा। मकसद ये है कि ये इसका था लेकिन अब नहीं है, है ना? हाँ, ये था, एक पब्लिक पॉलिसी थी जिसको यूज किया जा रहा था, पर इट्स नो मोर, अब नहीं हो सकता। ठीक है सर। अच्छा सर, अब मुझे ये बताइए, आजकल ये भी कुछ काफ़ी रूमर्स न्यूज़ सर्कुलेट कर रही हैं कि कनाडा ने नई इमिग्रेशन पॉलिसी, नई विजिट वीज़ा पॉलिसी, नई स्टूडेंट वीज़ा पॉलिसी इंट्रोड्यूस करवा दी है। और लोग जो हैं वो फिर वही एक लिटिल और नो नॉलेज विच इज़ काइंड ऑफ लाइक वेरी डेंजरस, तो उसमें फंसे हुए हैं। अब सर आप थोड़ा सा 2 मिनट लेके हमें न्यू पॉलिसीज़ बताएं कि वो न्यू पॉलिसीज़ कौन सी हैं विजिट वीज़ा के ऊपर जो कि अब इम्प्लीमेंट हुई हैं। देखिए, जो लेटेस्ट जो मार्क मिलर जो इनके इमिग्रेशन के मिनिस्टर हैं, जो उन्होंने लेटेस्ट अनाउंसमेंट्स की हैं, उसमें उन्होंने लिमिट करने की बात की है कि हम टेम्परेरी फॉरेन वर्कर्स कम लेंगे, हम स्टूडेंट्स लोकल स्टूडेंट जो कि टेम्परेरी वर्कर, टेम्परेरी जितने भी वीजाज हैं कम देंगे। तो ये जो चेंजेस आई हैं, इसमें मजीद सख्ती बढ़ी है, दे विल गेट लिमिटेड पीपल। उससे पहले एक पॉलिसी चेंज हुई थी, पहले स्टडी परमिट जब हम अप्लाई करते थे तो उसका जो हम कॉस्ट ऑफ लिविंग था वो $10,000 साल का शो करते थे, अब वो उसने $20,600 कर दिया था। वो भी कोई लेटेस्ट नहीं है, वो भी पुरानी है, कई महीने हो गए उसको। तो जो नई चेंजेस हैं वो मजीद सख्ती की तरफ जा रही हैं, बिकॉज यहाँ पे भी, जैसे आपने शुरू में बड़ी अच्छी बात की थी, कि यहाँ पे भी जॉब्स नहीं है, यहाँ पे भी लोग काम ढूंढ रहे हैं। तो दे डोंट नीड मोर वर्कर्स, दे डोंट नीड मोर पीपल कमिंग इन टेम्परेरीली। तो उनके पास Right. Thank you, sir. Thanks for providing us such a valuable information, और थैंक्स फॉर स्पेयरिंग योर टाइम सर अगेन। व्यूअर्स, आपके लिए जाते जाते सिर्फ यही हम एक मैसेज दे सकते हैं कि rather than getting yourself trapped into some sort of fraud people, उन लोगों से सर्विसेज लें या उन लोगों से जो है सजेशंस या एडवाइसेस लें जो कि रेगुलेटेड हैं, लाइसेंस्ड हैं। और जब वो लाइसेंस्ड कह देते हैं अपने आप को, इट मीन्स बाय लॉ दे आर बाउंड टू गिव यू अप्रोप्रिएट नॉलेज, अप्रोप्रिएट इंफॉर्मेशन, और वो कहीं भी आपके साथ कोई भी हैंकी फैंकी नहीं होने देते, और वो आपके केसेस को, आपकी जो एप्लीकेशंस हैं उनको थ्रू प्रॉपर चैनल लीड करते हैं। जाते हुए हारिस भाई, कोई मैसेज देना चाहें आप? जी, मैं आपको एक सबसे इम्पोर्टेंट मैसेज यही देना चाह रहा हूँ कि अगर आप वर्कर हैं, हुनरमंद हैं, तो बजाय आप माफिया के पास जाने के,
आप यहाँ पे लेजिटिमेट जो बिजनेसेस हैं उनसे बात करें। अब देखें, आप अगर तंदूरी शेफ हैं, आप अगर वेल्डर हैं, तो या आप लॉन्ग हॉल ट्रक ड्राइवर हैं, तो माफिया के पास मत जाएं कि जी मुझे मेरी नौकरी करा दे। आप यहाँ पे डायरेक्ट एम्प्लॉयर से बात करें। अगर आपके हुनर में वाकई कोई जान है, आप अपना काम बड़ा अच्छा जानते हैं, तो कोई आपको हायर कर लेगा जिसको चाहिए। और दूसरी जो मैं बात कहता हूँ वो ये कहता हूँ कि किसी तरह की जो है ना वो आप वो ना करें, यू नो मिस रिप्रेजेंटेशन ना करें, कुछ चीज़ें फेक ना लगाएं, और अपना केस सही तरीके से प्रेजेंट करें। और कोशिश करें, अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो किसी लॉयर को, इमिग्रेशन कंसल्टेंट को जो कि कनाडा की तरफ से ऑथराइज हैं, उनकी खिदमात हासिल करें, ताकि आपको ये पता हो, दिली सुकून हो कि हमारे साथ हम अपना केस सही तरह से प्रेजेंट करें। बहुत शुक्रिया इमरान साहब, आपने इस नशिस्त का एहतमाम किया। मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारे तमाम सुनने वाले इससे मुस्तफ़ीद होंगे और स्कैम से बचेंगे और अपना वक्त, अपना फ्यूचर ज़ाया नहीं करेंगे। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर, अगेन टाइम देने का शुक्रिया। और प्रोग्राम को इसी नोट पर जो है वो ख़त्म करते हैं कि इंशाल्लाह नेक्स्ट आप हमें फिर दोबारा एक टाइम देंगे, तो उसमें जो है किसी एक वीज़ा कैटेगरी को हम दोबारा डिस्कस कर सकें, ताकि लोगों को फर्स्ट हैंड नॉलेज मिले और एक्यूरेट नॉलेज मिले। बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू वेरी मच।